हेलो हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम क्लास 8 के चैप्टर 11 को शुरू कर रहे हैं। हम इसमें विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास हमने साउंड की थी और उसके बारे में हमने कंप्लीट चैप्टर को पूरा किया। एक दो दिन मिस हो गया था कुछ ज़रूरी कार्यों की वजह से। तो यहाँ पर देखिए विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। आपके अभिभावकों ने संभवतः आपको ये चेतावनी दी होगी कि गीले हाथों से किसी भी विद्युत के साधित्र को न छुएं। तो बिल्कुल, जब आप किसी गीले जब आप अपने गीले हाथों से किसी लाइट की जैसी किसी वस्तु को छूओगे तो घर वाले मना करते हैं कि हाँ भाई गीले हाथों से न छुए। वैसे भी नहीं छूना चाहिए, वो हानिकारक होता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि गीले हाथों से विद्युत संसाधित्र को छूना क्यों खतरनाक होता है? तो आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी जो है विद्युत का चालन करती है और आपको विद्युत का झटका लग सकता है अगर आपने गीले हाथों से विद्युत को छुआ तो। ठीक है, तो इसलिए आपको मना किया जाता है। और गीले हाथों से तो भाई और भी खतरनाक, आप सूखे हाथों से भी छुओगे ना तब भी आपको विद्युत का झटका जोर से लगेगा। यहाँ देखिए, हम पहले ही सीख चुके हैं कि जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा प्रभावित होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं? विद्युत धारा के चालक कहलाते हैं, मतलब वो चालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए वे विद्युत धारा के चालक कहलाते हैं, मतलब सुचालक अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, इसके विपरीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा का आसानी से प्रभावित नहीं होने देते वे विद्युत के हीन चालक या कुचालक कहलाते हैं। कुछ समझ आया? यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन आपसे यहीं से बनेगा कि जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को गुजरने देते हैं या प्रभावित होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहलाते हैं या सुचालक कहलाते हैं। तो कौन कौन से पदार्थ होते हैं? जैसे कि लोहा है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है आदि। और जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते वे विद्युत के हीन चालक कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक है, पेपर है, रबर है आदि। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, कक्षा 6 में ये जांच करने के लिए कि कोई पदार्थ अपने से विद्युत प्रभावित होने देता है या नहीं, हमने एक समपरिचित्र टेस्टर बनाया था। क्या आपको याद है कि इसे सुनिश्चित करने में समपरिचित्र ने हमारी किस प्रकार सहायता की थी? तो हमने क्लास 6 में पढ़ा है कि किसी पदार्थ में से विद्युत प्रभावित हो रही है या नहीं। हमने ये जानने के लिए हमने किया क्या था? एक टेस्टर बनाया था। टेस्टर जानते हो, कहीं विद्युत होती है उसके टच करवाते हैं तो उसमें लाइट जलती है, मतलब वहाँ पर करंट है भाई, तो वही बताएगा टेस्टर। ठीक है, तो हमने ये जानने के लिए किया था कि यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं, हमने एक टेस्टर बनाया था। क्या आपको याद है कि इसे सुनिश्चित करने में समपरिचित्र ने हमारी किस प्रकार सहायता की थी? तो आइए देखें। हमने देखा कि धातुएं जैसे तांबा है, एल्यूमिनियम है, विद्युत का चालन करते हैं, जबकि कुछ पदार्थ जैसे कि रबर है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, विद्युत का चालन नहीं करते। ठीक है, तथापि अभी हमने एक अभी हमने अपने समपरिचित्र टेस्टर से केवल उन पदार्थों की जांच की जो ठोस अवस्था में थे। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है क्या द्रव में भी द्रव प्रकरण में क्या होता है? जब द्रव होता है तो उसमें भी क्या विद्युत का चालन होता है? तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए ज्ञात करें। पहले आप यहाँ पर टेस्टर देख लीजिए। क्या करना क्या है, हमें एक सेल लेना है। ठीक है, ये 1.5 वोल्ट का सेल है। फिर आपको 2 तार लगाने हैं और एक बल्ब लेना है और यहाँ पर किसी भी धातु को लगा देना है। जब आप इसे टच कराओगे तो इससे करंट फ्लो होगा और लाइट जल जाएगी। इसे हटा लो तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई प्लास्टिक की चीज़ लगा दो, देखो फिर करंट फ्लो होता है क्या? तो नहीं होता है भाई, प्लास्टिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि क्या द्रवों में भी विद्युत का चालन होता है। पहेली तथा बूझो आपको स्मरण कराना चाहते हैं कि हमें प्रयोग करते समय कभी भी मुख्य तारों में अथवा जनित्र या प्रतिपक इन्वर्टर जो होते हैं से विद्युत धारा की आपूर्ति नहीं करनी चाहिए। यह सुझाव सभी क्रियाकलापों में केवल विद्युत सेल का ही उपयोग करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? तो पहेली और बूझो कह रहे हैं कि आपको स्मरण कराना चाहते हैं कि हम प्रयोग करते समय, हम कभी भी प्रयोग करते समय कभी भी हमें मुख्य तार जैसे कि जो मेन
स्विच मेंस होता है अथवा या जनित्र प्रतिपक इन्वर्टर से विद्युत की आपूर्ति नहीं करनी चाहिए। यहाँ सुझाए गए क्रियाकलापों के लिए केवल हमें विद्युत सेल का ही उपयोग करना चाहिए। तो भाई ये दोनों कह रहे हैं कि जैसे हम कोई प्रयोग करके देखते हैं तो उसके लिए हमें कभी भी इन्वर्टर की लाइट, जनित्र प्रतिपक की लाइट नहीं लेनी चाहिए। उसके लिए हमें केवल सेल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कम वोल्ट आप झटकों से बच सकेंगे, इसलिए ऐसा कहा गया है। और वो हानिकारक है, उनमें ज़्यादा विद्युत। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, क्या द्रव विद्युत चालन कर सकते हैं कि जांच करने के लिए कि द्रव अपने से होकर विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं या नहीं, हम उसी संपरिचित्र का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक और टेस्टर बनाया हमने। ठीक है, अब आपने यहाँ पर जब प्लास्टिक, पहले तो यहाँ देखिए आपने लोहे की छड़ है, ये मतलब वो है इसका तल लकड़ी का है और यहाँ लोहा है। तो आपने पहले लोहे से जोड़ा तो ये करंट फ्लो हो रहा था आयरन से, तो ये क्या था, सुचालक। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर आपने लकड़ी से जोड़ दिया तो हीन चालक, बल्ब नहीं जल रहा है, यहाँ बल्ब जल रहा था। ठीक है, तो आप अंतर समझ सकते हैं कि ये कुचालक है और ये चालक है का प्रयोग कर सकते हैं। तथापि हम सब सेल के स्थान पर बैटरी का उपयोग करेंगे। बैटरी क्या होता है भाई, जब एक से अधिक सेल हो तो उसे हम बैटरी कहेंगे। संपरिचित्र का उपयोग करने से पहले हमें ये भी परीक्षण करेंगे कि वे कार्य कर रहा है या नहीं। मतलब टेस्टर को देखने से पहले, उपयोग करने से पहले हम ये भी परीक्षण करेंगे कि वे कार्य कर रहा है या फिर नहीं। द्रव से विद्युत धारा फ्लो हो रही है या नहीं हो रही, ये देखने के लिए हमें बैटरी का प्रयोग करना होगा, मतलब एक से अधिक सेल का प्रयोग करना होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, संपरिचित्र के सिरों को क्षण भर के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। जो संपरिचित्र टेस्टर बनाया उसके सिरों को क्षण भर के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। ऐसा करते ही संपरिचित्र का परिपथ पूरा हो जाता है और बल्ब दीप्त हो जाता है। तथापि यदि बल्ब दीप्त नहीं होता है तो इसका अर्थ है कि संपरिचित्र कार्य नहीं कर रहा है। क्या आप इसके संभावित कारण बता सकते हैं? क्या ये संभव है कि तारों का संयोजन शिथिल हो या बल्ब फ्यूज हो गया हो या अपने सेल बेकार हो गए हों? जांच कीजिए कि सभी संयोजन कसे हुए हैं या नहीं। यदि संयोजन पहले से ही कसे हुए हैं तो बल्ब को बदल दीजिए। अब फिर जांच कीजिए कि संपरिचित्र कार्य कर रहा है या नहीं। यदि यह अब कार्य नहीं कर रहा है तो सेलों को बदल दीजिए। इस प्रकार जब संपरिचित्र भली भांति कार्य करने लगे तो इसका उपयोग विभिन्न द्रवों का परीक्षण करने के लिए कर सकते हैं। टेस्टर, यहाँ पर चेतावनी लिखी हुई है। अपने संपरिचित्र की जांच करते समय इसके तारों के स्वतंत्र सिरों को केवल कुछ क्षण से अधिक स्पर्श न करवाएं, अन्यथा बैटरी के सेल अत्यंत शीघ्रता से समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, बेकार फेंकी गई बोतलों के प्लास्टिक या रबर के कुछ ढक्कन एकत्र करके उन्हें साफ कीजिए। एक ढक्कन में एक चाय के चम्मच के बराबर नींबू का रस या फिर सिरका उलेड़िए, मतलब डालिए। अपने संपरिचित्र को इस ढक्कन के समीप लाकर उसके सिरों को नींबू के रस या सिरके में डुबोइए। ध्यान रखिए कि आपको करना क्या है, एक खाली बोतल का बिगड़ा हुआ सा ढक्कन है वो लेना है, उसमें नींबू सिरका डाल देना है। उसके बाद में जो संपरिचित्र को ढक्कन के समीप लाना है और उसके सिरों को नींबू या सिरका जो है उसमें डुबो देना है। तो यहाँ देखिए, डुबो दीजिए और ध्यान रखिए कि दोनों सिरे परस्पर 1 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर न हों, लेकिन इसके साथ साथ वे एक दूसरे को स्पर्श भी न करें। क्या संपरिचित्र का बल्ब दीप्त होता है? क्या नींबू का रस सिरका या विद्युत का चालन करता है? नींबू के रस या सिरके को आप सुचालक या हीन चालक में से किस वर्ग में रखेंगे? तो यहाँ देखिए भाई, खाली बोतल का ढक्कन लिया, उसे साफ किया, उसमें नींबू या सिरका का रस ले लिया, यहाँ पर एक बैटरी लगाई, 2 सेल है मतलब बैटरी है, 1 सेल मतलब सेल है। बैटरी लगाई, इसमें नींबू का रस सिरका उलेड़ा। जो हमने ये बैटरी ली ना, उसके दोनों सिरों को नींबू के रस या सिरका में उलेड़ेंगे। ध्यान रखेंगे कि ये 1 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर ना हो और साथ ही एक दूसरे को स्पर्श भी ना करें। तो नींबू के रस या सिरका को आप सुचालक या हीन चालक की किस वर्ग में रखेंगे? तो भाई इससे विद्युत धारा प्रभावित होगी और ये क्या है, एक तरीके से सुचालक है। जब संपरिचित्र के दोनों सिरों के बीच
का द्रव अपने से विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है तो संपरिचित्र का परिपथ पूरा हो जाता है। परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा बल्ब दीप्त होता है। जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित नहीं होने देता तो संपरिचित्र का परिपथ पूरा नहीं होता तथा बल्ब दीप्त नहीं होता। कुछ स्थितियों में द्रव के चालक होने पर भी द्रव के चालक होने पर भी संभव हो सकता है। कुछ स्थितियां ऐसी भी होती है जिनमें द्रव के चालक होने पर भी जो द्रव है उसके चालक होने पर भी संभव होता है कि बल्ब दीप्त न हो। तो द्रव चालक है, फिर भी ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्रियाकलाप में हो सकता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो आइए देखें। क्या आपको याद है कि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर बल्ब दीप्त होता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण जो बल्ब है उसका तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। तथापि यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है तो तंतु पर्याप्त गर्म न हो पाने के कारण बल्ब दीप्त नहीं होता और जो द्रव में विद्युत धारा प्रभावित होगी वो तो मतलब उसकी कम होगी, मतलब धीमी होगी, बल्ब इतना नहीं जलेगा, डिम लाइट होगी, डिम। ठीक है, तो इस कारण शायद हो सकता है कि इस कारण बल्ब ना जले, दीप्त नहीं हो पाता। अब आप ये जानना चाहेंगे कि किसी परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल कब होती है। यदि कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है परंतु ये संभव है कि वे धातु की भांति आसानी से विद्युत का चालन न कर पाता हो। हाँ बिल्कुल, कोई पदार्थ विद्युत का चालन करेगा लेकिन धातु की भांति तो विद्युत का चालन नहीं करेगा ना, मतलब धातुओं में विद्युत का चालन आसानी से हो जाता है। ठीक है, समझ आया? जिसके कारण समपरिचित्र का परिपथ पूरा हो जाता है लेकिन फिर भी इसमें प्रभावित विद्युत धारा बल्ब को दीप्त करने के लिए दुर्लभ हो सकती है। क्या हम ऐसा कोई अन्य संपरिचित्र बना सकते हैं जो दुर्लभ धारा को भी संसूचित कर सके? तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे कि हम अन्य कौन सा संपरिचित्र बना सकते हैं जो कम वोल्टेज कम धारा को भी संसूचित कर सके। तो आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप इसको घर पे जाके रीड कीजिए, आपको समझ में आएगा। और ये आपके लिए आपकी परीक्षाओं में, जैसे रेलवे के लिए, सबके लिए, रेलवे एंड टीचर्स, एमपी-टेट वर्ग 3, इन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है और ये कंटिन्यू रहेंगे और लाइन बाय लाइन ऐसे ही हम रीड करते जाएंगे और सारी एनसीईआरटी 6 to 10 हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।